अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन दे, वॉइस में क्लैरिटी है? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं आ रहा? जी बेटा, मैसेज में क्या रिप्लाई आ रहा है? बेटा मैसेज ना भी करें, अगर मैं वॉइस क्लियर का करता हूँ तो नीचे हैंड रेज का ऑप्शन है। मेरा बेटा हैंड रेज करके मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर है। चले, गुड हो गया बेटा। लोअर हैंड कर ले, अब वहीं से आप जहां से आपने हैंड रेज किया ना, वहां लोअर हैंड का ऑप्शन भी है, उसको लोअर हैंड कर ले मेरा बेटा। बेटा हमने टॉपिक शुरू किया था, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी बेटा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया, हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। कल हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स पढ़ ली थी कुछ। उस पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर ये है बेटा कि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस तो कर चुके हैं कि अगर कोई एक हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है, उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम खुद भी यूज कर रहे हैं और उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम रेंटल पर्पस के लिए रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है बेटा, उस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा मैं खुद यूज कर रहा हूँ और कुछ हिस्सा रेंट पर दिया हूँ। ये दो चीजें। तो बेटा वो चीज, वो पार्ट जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, अगर तो उसको मैं क्लासीफाई या सेग्रीगेट कर सकता हूँ रहता। तो भाई फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है 100 मिलियन की और मैं कहता हूँ भाई मुझे इसका 60% मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो भाई इस 100 मिलियन का जो 60% है जो कि बनता है 60 मिलियन, वो किसमें आएगा? IAS 60 मिलियन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड। और वो एरिया जो रेंटल पर्पस के लिए है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, भाई उस एरिया को जो कि बनता है 100 का 40%, 40 मिलियन, इसको मैं किस में लिखूंगा? IAS 40। बाकी ये IAS 40 में लिख दिया इस एरिया। तो बेटा यहाँ पर जब हमने बात की कि भाई अगर क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन आता है सर अगर ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है कि भाई हम इसको बड़े प्रिसाइजली एलोकेट कर सकें कि भाई इतनी कॉस्ट इसको एलोकेट कर दो, इतनी कॉस्ट इसको, ये दोनों क्लासिफिकेशन है, अगर ये पॉसिबल नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे? फिर वो कहता भाई देखो मेजोरिटी एरिया पर हम है, अगर मेजोरिटी एरिया खुद यूज कर रहे हो तो भाई उसको आप इसको किसमें ले जाओगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्टिविटी। और अगर मेजोरिटी एरिया बेटा रेंटल पर्पस या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है तो फिर इसको किसमें ले जाओगे? अगर बेटा डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, फिर मेजोरिटी एरिया, मेजर पार्ट, मेजर पार्ट जिसमें होगा उसमें कंसीडर कर लिया। अगर मेजर पार्ट बेटा हमारा IS 40 है तो भाई वो प्रॉपर्टी सारी सारी किसमें जाएगी? IS 40। अगर मेजर पार्ट हमारा खुद यूज में है तो सारी सारी प्रॉपर्टी किसमें चली जाएगी? हमारी IAS 60। और अगर सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको हम सेग्रीगेट। बेटा ये तो रेंट पर हम चीजें देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है,
जिसको हमने रेंट में दिया है, तो भाई हमारे पास रेंट आएगा। यस सर। वो रेंट क्या है मेरी, वो रेंट इज बात क्लियर, रेंट मेरी इनकम है जो मुझे उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रेंट पर भेज। तो बेटा होता ही है बात का, रेंटल इनकम अदर इनकम होगी सेल्स में एडिंग, क्योंकि ये हमारा ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस अदर। अब इसमें एक चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि बात जब हम अपना रेंटल्स के ऊपर किसी प्रॉपर्टी को देते हैं, तो जो रेंट हमें रिसीव होता है ना, जिसको हम रेंटल इनकम कहते हैं बेटा, तो रेंट के अंदर कुछ और चीजें भी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा ये बिल्डिंग है, जरा बिल्डिंग मेरी इसी तरह की है, ये बिल्डिंग है, अज्यूम कर ले खाली प्लॉट है। नहीं बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, मैंने इस बिल्डिंग के ऊपर सिक्योरिटी सर्विसेज भी दी हुई है अपनी, और मेरी ये बिल्डिंग रेंटल पर्पस के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। मैंने मिस्टर ए को ये बिल्डिंग दे दी है रेंट के, और वो मुझे पे कर रहा है 1 लाख पर मंथ। इस 1 लाख के अंदर रेंट भी शामिल है, जो अदर सर्विसेज है मैं वो भी दे रहा हूँ। अब ये दोनों है तो मेरी इनकम। अब वो स्टैंडर्ड क्या कहता है भाई, दोनों ही अदर इनकम है। अगर तो दोनों क्लासिफाइड डिफरेंट कर सकते हो, तो भाई रेंटल इनकम को अलग से शो करना है। अब देखिए जाना प्रॉफिट एंड लॉस में ही है, 1 लाख में प्रॉफिट एंड लॉस में दैट मैं कहता हूं भाई इसमें से 10,000 सिक्योरिटी का है, 90,000 रेंट का है, तो इसको तो खुद 200 में क्लासिफाइड 90,000, और दूसरा क्या है बेटा 10,000, मैंने खुद उसको 200 में कर। अगर तुम्हें भाई ये पास करो 90,000 भी अगर इनकम है, 10,000 भी अगर इनकम है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है भाई, अगर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो तो आपने इसको क्या करना है, अलग अलग लिखना है। रेंटल इनकम 90,000 बाय नेम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है, 10,000 अदर सर्विसेज की इनकम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है। और एक और चीज, ये तो एक मेजर अमाउंट है फालतू, मैं कहूँगी मेरे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, उसमें से 500 रुपए सिक्योरिटी के चार्जेस है। अब यहाँ पर जब सिक्योरिटी के चार्जेस 500 लिए, ये कोई मटेरियलिस्टिक अमाउंट नहीं है। वो कहता है ऐसी जगह पर इसको डिस्टिंग या अलग करने की, सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं। उस सूरत में आप 1 लाख का 1 लाख की कहां पर लिख सकते हो, डेट प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ रेंटल लिखा। तो बेटा जहां पर मेजर होगा क्लासिफिकेशन करनी होगी, वहां पर हमने अलग अलग करके इनकम शो करनी है। लेकिन ज्यादा इनकम भी जहां पर मेजर अमाउंट नहीं है, जो साथ सर एक्स्ट्रा सर्विसेज है, तो वहां पर भाई हमने सेपरेट या क्लासिफाई सेग्रीगेट नहीं करना, वहां पर बेटा हम क्या करेंगे, इकट्ठा ही। ये हमारा पोस्ट स्टैंडर्ड इनकम सी। अब इसके अंदर व्हाई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, उसने बताया हुआ भाई क्यों नेसेसरी है। ये वही हम बात है जो उसने बात करा, आईएएस 40 को आईएएस 40 लिखना है, आईएएस 16 को आईएएस 16 की बात है। प्रॉपर्टी पोर्शन हैड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको आपने रीड कर लेना है बेटा। ये देखिए सेट स्पेयरेबल पोर्शन, नॉन स्पेयरेबल, स्पेयरेबल से बात अलग अलग, if these portion could be sold separately and we account for the portion separately, or non-sparable, if the portion could not sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in। अब देखिए यहाँ पर बात क्या लिख रहा है, वो सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, वो इकट्ठी रहनी है। तो भाई उसमें हम क्या करेंगे, जहां मेजोरिटी है वहां पर लिखना है, सिंपल वर्डिंग।
वो इस बात को क्या करा भाई, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी अगर, अगर क्या, इफ एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, इनसिग्निफिकेंट पोर्शन को क्या कहते हैं, काफी कम, वो खुद यूज करे ज्यादा, कौन सा पोर्शन यूज करे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is held for use in production or supply of goods or services or for administrative purpose. बात क्लियर। अब इसमें जो बेटा वो कह रहा है ना सोल्ड की बात, वो क्या कह रहा है, वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है, इस सोल्ड का क्यों वर्ड इसमें है, ऊपर लिख रहा है these portion could be sold separately। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के 3 फ्लोर है, वो तीनों फ्लोर अलग अलग बिक सकते, तो मैं कहूंगा ये तीनों फ्लोर सेपरेट अलग अलग रिकॉर्ड। अब इसमें से एक फ्लोर अगर मैंने, एक फ्लोर अगर मैंने खुद यूज कर रहा हूँ, 2 फ्लोर रेंट पर है, ये तीनों फ्लोर अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो भाई जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ उसको मैं क्या करूंगा, IS 16 और बाकी 2 को। अब बेटा वही फ्लोर है, वही एक बिल्डिंग है, यही उसके 3 फ्लोर है, फ्लोर नंबर 1 2 3 भी मैं खुद यूज, 3 भी रेंट के लिए रखा हुआ है, 2 भी रेंट के लिए, जो 1 है वो खुद यूज कर रहा हूं, लेकिन 2 के अंदर में यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, इस जगह को मैं खुद यूज करूँ, इस जगह को मैं खुद यूज करूँ। अब बेटा यहाँ पर जो सेपरेबल की बात है, सेपरेट है, वो क्या है भाई, मैं 1 2 3 ये 3 पोर्शन को लैला लैला वो बेच सकता हूँ, लेकिन पोर्शन 2 में से हिस्सा में बेच नहीं सकता, मेरे पर रिस्ट्रिक्शन है, फॉर एग्जांपल किसी के साथ। अब आप क्या है यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से, सर आपको 10 दुकानें आप एक बेच दो, वो भी तो बेच सकते हैं ना, समझाने के लिए असम्पशन क्या दे रहा हूँ, वो आप बेच नहीं सकते, बेचना तो सब कुछ इकट्ठा, ये पूरा एरिया ही इकट्ठा, पूरा एरिया ही इकट्ठा, ठीक है ना, हाँ अलग अलग भी बिक सकता है, जब भी पूरा एरिया इकट्ठा बिकेगा तो हम कहेंगे भाई इसमें वो जो छोटा सा पार्ट है जो जिसको मैं खुद यूज कर रहा हूँ, अब ये इनसिग्निफिकेंट है, तो भाई जब आपने ये नहीं कह देना तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा ये 16 है, नहीं भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका बहुत स्मॉलर पोर्शन इनसिग्निफिकेंट पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट पार्ट किसके लिए है, तो इसलिए होगा इसका। यहां तक क्वेश्चन, बेटा कोई मैसेज प्रॉब्लम, चलिए अब इसी की जो नेक्स्ट बात की है, इम्पैक्ट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज, जिसको हम एक्स्ट्रा सर्विसेज कहते हैं, इन सम केसेस द एंटिटी प्रोवाइड एक्स्ट्रा सर्विसेज टू द ऑक्युपेंट ऑफ प्रॉपर्टी इट फॉल्ट, अब उसकी बात कर रहा है इफ सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट, थोड़ी सी अमाउंट है, तो मैंने एग्जांपल दी थी 500, तो वहां पर बेटा हमें 1 लाख और 500 उसमें से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हम क्या लिखेंगे 99,500 अलहदा नहीं लिखेंगे, 500 को अलहदा से नहीं लिखा जाएगा, 1 लाख का 1 लाख क्या बना दिया जाएगा, रेंटल, रेंटल इनकम बना दी 1 लाख का, और बेटा अगर वो सिग्निफिकेंट है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनको अलग अलग करके रेंटल इनकम अलग रेंटल इनकम बनेगी और एक्स्ट्रा सर्विसेज अलग से इनकम बनेगी, इसमें सेग्रीगेशन करेंगे बनी इनकम ही। यहां तक मसला, नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जो हमने पढ़ा सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, किस किस को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहना है, कौन सी चीज IAS 16 है, कौन सी चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए IAS 16 के अंदर भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट क्या हो, और वही कॉस्ट हम दोबारा से पढ़ेंगे भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या होगी जिस पर हमने इसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्निशन ये कौन की है,
The cost of a purchase investment property comprises, मुश्तमिल होती है its purchase price, वो प्राइस जिस पर हमने खरीदी, and any directly attributable expenditure, और इसके ऊपर जो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर है। अब देखिए अगर मैं लैंड खरीद रहा हूँ, लैंड खरीदते वक्त जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, रजिस्ट्री के चार्जेस उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे, बिल्कुल। मैंने लैंड खरीदी, उस पर बिल्डिंग बना के रेंटल पर्पस के लिए, मेरा बिजनेस कुछ और है, उस लैंड को खरीदना, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना रेंटल पर्पस के लिए, क्या बेटा इसको मैं कह सकता हूँ बिल्डिंग बनाने की सारी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल। तो बेटा ये भी उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, रेडी फॉर यूज। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर इंक्लूड, हम उसकी एग्जांपल थोड़ी सी बता रहा है, प्रोफेशनल फीस for legal services, property transfer taxes and other transaction cost। ये वो चीजें भाई दोस्त ने बता दी कि इसके अंदर ये चीजें शामिल। The cost of investment property is not increased by, भाई इनकी वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट को बढ़ाना नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट नहीं बनेगी, ये कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहली क्या आती है, स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट कहते हैं किसी चीज को स्टार्ट करने की कॉस्ट, लेकिन इसके साथ इसने ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ नो, इफ, ये कब हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐड नहीं करनी, जब ये कास्ट नेसेसिटी टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी टू द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैन। ये जो इतनी कहानी लिखी, इसका शॉर्टकट लफ्ज में बताता हूँ कि भाई स्टार्टअप कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज नहीं करना, अगर वो स्टार्टअप कॉस्ट रेडी फॉर यूज तक के लिए, हाँ, अगर भाई रेडी फॉर यूज तक की मजबूरी में उस कॉस्ट को लगाना है, तो भाई वो जो स्टार्टअप कॉस्ट है फिर क्या होगी, कैपिटलाइज। लेकिन रेडी फॉर यूज हो गया, उसके बाद कोई स्टार्टअप इवेंट, फॉर एग्जांपल मैंने लैंड ली, उसके ऊपर बिल्डिंग डेवलप की, मैंने कहा ये सारी रेडी फॉर यूज के लिए, जैसे मैंने बिल्डिंग डेवलप की, मैंने इसको रेंटल पर्पस के लिए पहले डिसाइड किया था कि मैंने इस प्रॉपर्टी को रेंटल पर्पस के लिए, मैं इवेंट करवाता हूँ उस प्रॉपर्टी के ऊपर, 2-3 सिंगर्स को लाता हूँ, एक शो करवाता हूँ पूरा, स्टार्टअप लॉन्च इवेंट, और मैं कहता हूँ भाई इसकी कॉस्ट भी उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड है। भाई वो कहता है ये जो स्टार्टअप करने के लिए या आपने जो इवेंट लॉन्च किया है, ये उसके स्टार्टअप के लिए नेसेसरी कॉस्ट है, तो भाई ये कैपिटलाइज, बात क्लियर। हाँ, लेकिन अगर उसको रेडी फॉर यूज के लिए जरूरी है तो भाई फिर वो कैपिटलाइज होनी है। इसके बाद में ऑपरेटिंग लॉसेस इंकर्ड बिफोर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव द प्लान लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी। ये बेटा इस चीज को समझने के लिए लेट, ये मेरी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में भाई है मेरी 1 2 3 4 4 8 4 12 16 शॉप है। मैंने कहा ओपन की ये रेंटल पर्पस के लिए मुझसे ले लो, मैंने इसके लिए सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी का भी अरेंजमेंट किया कि भाई मैं यहाँ से कमाऊंगा चीजें, और भी बाकी हुआ ये कि स्टार्टिंग में जब मैंने रेंटल पर्पस के लिए ओपन की, मेरी सिर्फ एक पहली शॉप ये रेंट, बाकी सारा प्लाजा खाली है। अब प्लाजे के लिए मैंने भाई बाकी लाइटें तो ऑन करनी है, मैंने बाहर जो भी सिक्योरिटीज भी है, और यहाँ से मेरे पास जो मंथली रेंट आ रहा है नेट सिर्फ आ रहा है 1 लाख, और बाकी जो अरेंजमेंट करने की मेरी कॉस्ट लग रही है वो लग रही है भाई 5 लाख। अब मुझे बताएं स्टार्टिंग के कुछ मंथ अगर एक ही दुकान मेरी रेंट पर है तो मुझे प्रॉफिट होगा कि यहाँ से लॉस आएगा, 4 लाख का लॉस।
बात क्लियर? यहाँ पर वो क्या कह रहा है भाई, ये जो लॉस आ रहा था स्टार्टिंग में, ये लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में करना है, ये लॉस आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड, तो ये करेक्शन। और जो लिखा हुआ प्लान प्रोडक्शन, प्लान कैपेसिटी, अब फॉर एग्जांपल मैं लूंगा मेरी भाई हर एक शॉप की जो रेंट है 1 लाख रुपए, तो मेरी प्लान कैपेसिटी है भाई कम से कम 5 लोग आ जाए, तो मैं नो प्रॉफिट नो नो, 5 से ज्यादा दुकानें रेंट पे चले गई मुझे प्रॉफिट ना मिले, मेरी इनकम सारी शुरू एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ भाई 5 दुकानें तक जब तक रेंट नहीं आता 5 शॉप्स का, तब तक मैं लॉस में आ रहा हूँ, और इस लॉस को कैपिटलाइज नहीं करना, ये लॉस कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस। बात क्लियर है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ये उसमें बात। अब नॉर्मल बेसिस इनकम इन कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट द प्रॉपर्टी। अब आपको पता है जब भी हम कोई चीज बना रहे होते हैं, एक आता है नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस तो उसकी कॉस्ट का ही हिस्सा बनता है, एक आता है अबनॉर्मल लॉस, जो अबनॉर्मल लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, उसकी कॉस्ट का हिस्सा। बात क्लियर? फॉर एग्जांपल अबनॉर्मल लॉस से बात किया कि मैं हॉल बना रहा था, यहाँ पर आपकी क्लास होती है, इस हॉल में रेंट पर्पस था मेरा, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली, मैंने हॉल की दीवार भी बनाई, मैंने क्रेन मंगवाई थी नीचे खुदाई करने के लिए, क्रेन ने अपना जैसे वो घुमाया वो जाके लगी दीवार में, दीवार टूटी। अब जब दीवार टूटी तो इसका मतलब आप मुझे दोबारा से बनानी पड़ेगी। अब ये दोबारा से बनाने का जो खर्चा आएगा, क्या ये एक्सपेंडिचर की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं भाई, ये अब नॉर्मल लॉस करके प्रॉफिट एंड तो था, जो पहली दफा दोबारा बनी थी उसकी कॉस्ट ऐड होगी, जो दोबारा गलती की वजह से अब नॉर्मल लॉस हुआ है इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में। बात क्लियर बेटा? यहाँ का कोई क्वेश्चन? बिल्डिंग वाले बेचेंगे कौन सी वाली? वो शॉप रेंट प्लाजा बेटा वो बी पार्ट क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड, जो जब हम उस एसेट को ऑपरेशन में ले लेंगे। अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन में लाने से मतलब क्या है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर ले लूं, अब रेंट पर दूंगा, हो सकता है सारी की सारी प्रॉपर्टी रेंट पर चले जाए, हो सकता है प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट रेंट पर जाए, और उस रेंटल के ऊपर मेरा कोई एक्सपेंडिचर भी आ रहा है। अब यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है, हम मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से करते हैं बेटा, चीजों की मिसअंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। बात बात जब हम अपने पर्सनल शॉप्स या पर्सनल होम्स की बात करते हैं, तो पर्सनल होम्स के अंदर भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, हमने एक अपने जो टेनेंट है उसको हमने रेंट पर कोई चीज दी, उससे हम रेंट ले रहे हो, हम कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही आ रहा है, बेटा बात बात आपको उसके ऊपर पेरिंग भी करवानी पड़ती है, जो पेरिंग करवाना आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो बेटा होता ही है जब आप स्टार्टिंग में कोई भी एसेट को ऑपरेशनल करते हो, तो हो सकता है सारे का सारा एसेट रेंट पर ना हो, आपके उसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ रिपेयरिंग, एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज आपकी लग रही हो, और वहां से कम रेंटल की वजह से कुछ इनकम्स भी आती हैं, और जब हम नेट देखते हैं ना तो नेट हमें लॉस आ रहा है। लॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई हमारी तो रेंट के ऊपर सारी की सारी प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी सिर्फ 1 2 3% 5% या 10% रेंट पर है, तो मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, नेट मुझे इनकम्स में लॉस आ रहा है। वो कह रहा भाई वो जो ऑपरेटिंग लॉस आएगा ना, उस ऑपरेटिंग लॉस को आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, वो प्रॉफिट है लॉस में। और जो नेक्स्ट लाइन लिखता है ना, ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड बिफोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव द प्लान लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी। प्लान लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी से मुराद, मैं कहूं भाई मेरा प्रॉपर्टी का अगर 40% हिस्सा रेंट पर हो जाए तो मुझे लॉस नहीं। अब बेटा जब तक 40% के नीचे है, प्लान से नीचे है, मुझे क्या आ रहा है लॉस, और लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट है। तो जब मैं प्लान से ऊपर चले जाऊंगा वो लॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉफिट में, और प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो तेरे स्टार्टर कॉस्ट इज रेडी टू यूज, तो आईएस 40 में कर दे तो मुझे स्टार्टर कॉस्ट इज रेडी टू यूज, स्टार्टर कॉस्ट रेडी फॉर यूज के बाद लगे, फिर आईएस 40 यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर रेडी फॉर यूज करने से पहले और नेसेसरी हो एसेट को कंप्लीट करने के लिए, फिर आईएस 40 में तब आनी है जब नेसेसरी होगी एसेट को कंप्लीशन की, जब नेसेसरी नहीं होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
क्लियर? और किसी के क्वेश्चन? अब यहां पर अब इसकी सब्सिक्वेंट मेथड, इनिशियली ऐसा रिकॉर्ड किया जाता है इट्स कॉस्ट, अब आता है बेटा इसकी सब्सिक्वेंट मेजर कि भाई बाद में किस पर रिकॉर्ड करना है। हमने अभी रिसेंटली आईएएस 16 पढ़ा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दो मॉडल थे, याद है बेटा आपको? ऐसा वो आपके पीपी में आपने दो मॉडल पढ़े हैं बेटा, एक था कॉस्ट मॉडल, दूसरा था रिवैल्यूएशन। ये दो मॉडल आपको पढ़े पीपी में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आईएस 40 में भी दो मॉडल, एक है कॉस्ट मॉडल। बेटा जो इसका कॉस्ट मॉडल है ना ये वाला, और जो पीपी का कॉस्ट मॉडल है ये डिट्टो सेम है, इन दोनों में कोई चेंज। जिस तरह वहां एसेट कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है आईएस 40 में भी वैसे होता है। वहां जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होती थी आईएस 40 में भी वैसे हो, यहां भी वही एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन उसको आईएस 16 में ही कहना, आईएस 40 का। यहां भी कैरिंग अमाउंट वैसे निकलेगी जैसे वहां निकलती है, वहां कैरिंग अमाउंट निकलती है भाई कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां भी कैसे निकलेगी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। इसका मतलब ये तो दोनों चीजें हैं, ये दोनों क्या है बेटा सेम बिल्कुल। हाँ आईएस 40 का दूसरा मॉडल है उसका नाम है फेयर वैल्यू मॉडल। यहाँ पर रिवैल्यूएशन वर्ड है, यहाँ पर क्या है फेयर। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, एक में दो तीन डिफरेंस। पहला डिफरेंस जो सबसे मेजर, आईएएस 16 में रिवैल्यूएशन के अंदर भी क्या चार्ज होती थी डेप्रिसिएशन। आईएएस 40 में फेयर वैल्यू पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज। पहला मेजर, आईएएस 16 में डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन की सूरत में चार्ज होती है, आईएएस 40 में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती फेयर वैल्यू। हाँ आईएएस 40 में क्या कॉस्ट मॉडल पर डेप्रिसिएशन होती है, यस डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन कॉस्ट मॉडल बट नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन नंबर वन। नंबर टू, आईएएस 16 में पढ़ा था रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो गेन कहां जाता है ओसी, तो यहां पर बेटा गेन किसमें जाता है ओसी। बात ठीक है, और लॉस कहां जाता है आईएएस 40 के अंदर गेन हो लॉस हो, गेन हो या दोनों सूरतों में ये भाई जाएगा प्रॉफिट एंड दैट इज अ वेरी मेजर। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट आसान हो गई, जब हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है तो रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली कहानी यहां पर नहीं आएगी, यहां पर रिवर्सल ऑफ लॉस वाली कहानी नहीं हो। यहां पर सिंपल क्या होगा, सिंपल मेरा प्रॉपर्टी थी 100 की, मैं कहता हूं फेयर वैल्यू मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो। मैं कहता हूं साल के आखिरी दिन फेयर वैल्यू होगी 120, कितनी होगी, कितने का इंक्रीज है, इसके इंक्रीज सिंपल फेयर वैल्यू गेन डेबिट सॉरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये टू में आ गए, ये टू में कब आए, साल के अंदर फेयर वैल्यू होगी 110। अब बताइए गेना है लॉस है,
10 का लॉस, सिंपल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बस अगला सवाल आया, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, जो फेयर वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज ईयर के ऊपर फेयर वैल्यू कैलकुलेट की, फेयर वैल्यू आ गया बेटा 130, कितने का इंक्रीज आया, फिर एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस कितने के साथ। अब इसका मतलब क्या, सिंपल एंट्री, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट डिक्रीज हुआ, एसेट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, बच्चा जब ये पढ़ लेता ना तो बच्चा रिवैल्यूएशन को भी यही करना शुरू कर देता है। रिक्वेस्ट है बेटा, जो आई 16 की रिवैल्यूएशन है उसमें अगर इंक्रीज आता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, तो एसेट तो डेबिट होता है लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता है। और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और वहां पर इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि भाई अगर इस साल इंक्रीज है, पिछले साल डिक्रीज था, तो पहले रिवर्सल होना है फिर ओसी आना है। और इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है अगर पहले इंक्रीज था डिक्रीज हुआ है, पहले रिवर्सल सरप्लस रिवर्स होना है फिर लॉस। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं है, ना यहाँ पर डेप्रिसिएशन गेन हो लॉस हो, कहां जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी ये मतलब बेटा एसेट फेयर वैल्यू पर लिखा हुआ है, फेयर वैल्यू कौन सा है, करंट कितने में बिक सकता है, तो ओवर स्टेट कैसे हुई, बेटा इसमें रिवॉल्यूशन सरप्लस आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो ब्लेंडर आपने मांगा ना सर, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रिटेन अर्निंग इसमें बनेगी कब, रिटेन अर्निंग में रिवॉल्यूशन सरप्लस बन रही, जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में चलेगी वो रिटेन अर्निंग में ऐड होगी। इस समय यहां पर रिवॉल्यूशन सरप्लस का अकाउंट, और यहां पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कहीं कह ना दीजिएगा, डेप्रिसिएशन नहीं तो इंक्रीमेंटल कहां से आएगी बेटा। अच्छा कॉस्ट वाली पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, यस कॉस्ट में होती है, उसमें होगी ही। इसका मतलब यहां पर दो मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल और एक स्कीम। बात ये अब ये क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट जनवरी ईयर 1 एंटिटी फी परचेज अ बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, यहीं से पता चलेगा भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द बिल्डिंग कॉस्ट रुपीज, बेटा इनिशियली बिल्डिंग किस पर रिकॉर्ड की जाएगी, बेशक वो फेयर वैल्यू हो बेशक वो कॉस्ट मॉडल हो, दोनों में इनिशियली बिल्डिंग किस पर आएगी, विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फीस 10, बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, तो बेटा इनिशियल जो उस बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी 1 मिलियन प्लस 10 ये वो अमाउंट है जिस पर बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जाएगी, इसकी एंट्री की जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश बैंक पेएबल क्रेडिट। The depreciable amount of the building component of the property at this date was, ये तो स्पेसिफिक डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना। अब ये सब बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी हवा में पड़ी नहीं होती, किसके ऊपर पड़ी होती है प्रॉपर्टी, तो लैंड वाला हिस्सा तो डेप्रिशिएट होता ही, सिर्फ कौन सा हिस्सा डेप्रिशिएट होता है, वो कह रहा है ये जो प्रॉपर्टी है इसमें से जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है सिर्फ क्या है 3 लाख, तो हमने डेप्रिशिएट 3 लाख को ले लिए 1.01 million पर। The property has useful life of 50 years. At the end of year 1, property fair value had risen 1. अब बेटा यहाँ पर दो चीजें, एक है कॉस्ट मॉडल, एक है, अगर मैं कॉस्ट मॉडल करूंगा ये लेजर बना हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का,
और ये बना रहा हूं डेप्रिसिएशन का, और ये बना रहा हूं एक्यूमुलेटिव एसेट खरीदा है हमने 10.01 एंट्री कर दूंगा एसेट डेबिट 101 तो यहाँ पर बेटा कैश क्रेडिट होगी, यहाँ पर नीचे कैश लिख रहा हूं, ऊपर जगह नहीं थी मेरे पास बाकी। अब उस साल के एंड पर कॉस्ट मॉडल है डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और डेप्रिसिएशन कितने में चार्ज होनी है बेटा, सिर्फ 3 लाख के। तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 कितना है, इसकी एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटिव, यहाँ पर इधर आ जाएगी डेप्रिसिएशन की, यहाँ पर आ जाएगी एक्यूमुलेटिव। अब साल के एंड पर वो एसेट मेरा 10 करोड़ का हो जाए, 50 करोड़ का हो जाए, एक अरब का हो जाए, पोस्ट मॉडल है, डजंट मैटर। सिर्फ साल के एंड पर हमने क्या करना है, क्लोजिंग निकाल 1010000, ये डेप्रिसिएशन चलेगी प्रॉफिट एंड शेयर, और ये कैरी डाउन आ जाएगा, यही कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा। और बैलेंस शीट की जब मैं बात करूंगा, बैलेंस शीट के अंदर लिखूंगा जाके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की है, 101000 माइनस एक्यूमुलेटिव कितनी है, दैट इज माय कैरिंग अमाउंट, ये कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी है। और 6000 जो डेप्रिसिएशन वाला प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसी का दूसरा केस एट द सेम टाइम मैं यहां पर लिख रहा हूं, फिर मैंने प्रॉपर्टी इंक्रीज की, खरीदी कितने की आई, 101000, ये 401 अब इस अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो भाई फेयर वैल्यू मॉडल होने की सूरत में इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, डेप्रिसिएशन विल बी जीरो चार्ज। अगर बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी फिर ईयर एंड के ऊपर हमारे कंपैरिजन है, अभी ईयर एंड के ऊपर आया, अभी ईयर एंड के ऊपर बता रहा है कितनी होगी इसकी फेयर वैल्यू, हमने करना क्या मेरा बेटा, हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे, फेयर वैल्यू कितनी है 13 लाख, और उसकी बेटा कितनी है लास्ट वाली, 1 2 कितने के 30 आ रहे, 2 लाख, 2,90,000 का बेटा इंक्रीज है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ सिर्फ एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और क्या क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ एक एंट्री करेंगे, इसके अलावा कोई। अच्छा, ये एंट्री करने के बाद क्लोजिंग निकलेगा, क्लोजिंग 13 लाख निकलेगा और चलेगा बैलेंस शीट के अंदर, कोई अगले साल का कोई डर नहीं, अगले साल फिर कुछ नहीं होगा, साल के अंदर क्या फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एंट्री डिक्रीज हुआ, इसको कहते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल और फेयर। ये बेटा यहां तक कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो मैसेज आया था, अच्छा बेटा यहाँ पर ना एक बड़ी मजे की, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू का गेन आता है वो जाता है प्रॉफिट एंड IAS 60 में जो गेन आता है वो कहाँ जाता है। अब देखिए हमारे जैसे ना कोई निकम्मे होते हैं लोग, ये समझिए ये जो कॉलेज के सामने स्टैंड है ना, वो स्टैंड कॉलेज का वो खरीदा था आज से 10-15 साल पहले, उस वक्त इस पूरे ये प्लॉट की रेट 10 लाख टोटल। मैंने कहा कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है तो इस पर कॉस्ट पर ही रहेगा। 10-15 साल बाद मुझे पता चला ये हुआ 5 करोड़,
मेरे को अगर इसको मैं IS 16 में करूँ रिवैल्यूड, रिवैल्यूएशन सरप्लस तो आएगा 4 करोड़ कुछ का, लेकिन वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट का इम्पैक्ट नहीं है। प्रॉफिट का इम्पैक्ट मैं क्या चलाती करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कल से इसको खुद यूज करना खत्म, इसको अब रेंटल पर्पस के लिए देगा। वाह, रहना स्टैंड ही चाहिए। मैंने आपको उससे रेंट का ले लो स्टैंड का, मैंने इस प्लॉट का मकसद ही चेंज कर दिया, खुद यूज करने के लिए रेंट। जैसे रेंट पर लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली, मैंने साथ ही डिसाइड किया फेयर वैल्यू मान, फेयर वैल्यू मॉडल पर गया, 5 करोड़ वैल्यू थी, 10 लाख का खरीदा था, कितने का गेन आ गया? 4 करोड़ 90 लाख। मैं कहा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ है, इस दफा अपनी प्रॉफिट। ये स्टैंडर्ड जिन्होंने बनाए वो भी वो हमारी सोच को समझते हैं। उन्हें भी पता है भाई अब आपने मिसमैनेजमेंट की, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो बेटा अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने क्या सीखना है कि भाई जब हम IS 16 से IS 14 में लेके जाएंगे, जिस दिन मैंने डिसाइड किया ये जो मेरी बाहर वाली लैंड है इसको मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखूंगा, तो भाई उस दिन लैंड को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 10 लाख पर शो करना है या लेके ही किसी और अमाउंट पे जाना है, भाई दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इंशाल्लाह मंडे वाला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से ज्यादा चीजें बनती है ट्रांसफर की, और ये बड़े ध्यान से इसको लेके। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।